नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। जी। और आज हम 13 अप्रैल 2026 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का विश्लेषण करने वाले हैं। देखिए, खबरों को रटने से ज्यादा ना बिल्कुल, उनके पीछे के कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है। सही कहा। आज की चर्चा में हम देखेंगे कि प्राचीन ग्रीस के खंडरों से लेकर गुजरात के पोर्ट्स और सियाचिन ग्लेशियर तक हर चीज कैसे एक दूसरे से जुड़ी है। तो मतलब हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं देखेंगे बल्कि उनका स्टैटिक जीके और पूरा कॉन्टेक्स्ट भी डिकोड करेंगे। तो चलिए सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की एक बहुत ही दिलचस्प खबर से शुरुआत करते हैं। हाँ, बताइए। उत्तराखंड की तहरी लेक में 25वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है और इसे आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस द्वारा होस्ट किया जा रहा है। अच्छा, तहरी लेक में है। जी, इसमें सीएपीएफ्स और राज्य पुलिस भी हिस्सा ले रही हैं। अब मैं ये सोच रही थी कि एक बॉर्डर पुलिस फोर्स इस तरह के वाटर स्पोर्ट्स पर इतना फोकस क्यों कर रही है? क्या ये किसी वास्तविक रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए एक ड्रेस रिहर्सल की तरह है? देखिए, ये कोई साधारण खेल प्रतियोगिता नहीं है। इसे समझने के लिए आपको उस लोकेशन का भूगोल देखना होगा। जो तहरी लेक है ना, हाँ, जो कि इंडियाज लार्जेस्ट मैन मेड लेक है। बिल्कुल, ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अब एक नॉर्मल स्विमिंग पूल में तैरना और तहरी लेक जैसी विशाल और गहरी झील में कयाकिंग या किनोइंग करना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, वहाँ तो चुनौतियां बहुत अलग होती होंगी। एकदम अलग। जब जवान वहाँ वाटर बेस्ड ऑपरेशनल स्किल्स की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे स्विमिंग या नाव चलाना, तो वो असल में बाढ़ या चक्रवात जैसी स्थितियों के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। मतलब ये सीधे तौर पर उनके रेस्क्यू ऑपरेशंस की ट्रेनिंग है। जी। और अगर हम आईटीबीपी की बात करें, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, राइट? सही कहा। ये फोर्स मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में तैनात रहती है, जहां अचानक बाढ़ आना आम बात है। इसलिए टहरी लेक का वातावरण उनके लिए सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। क्या बात है। चलिए पानी से निकलकर वन्य जीवों और पर्यावरण की तरफ चलते हैं। गुजरात के जामनगर से एक बहुत बड़ी खबर है। हाँ, वंतारा यूनिवर्सिटी की घोषणा। बिल्कुल, अनंत अंबानी ने इसकी घोषणा की है और कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड वेटरनरी साइंसेज होगी। ये अपने आप में एक बहुत अनोखी पहल है। हाँ, और इसकी जो फाउंडेशन सेरेमनी हुई ना, वो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। उसमें ऋग्वेदिक ट्रेडिशन का पालन करते हुए हिमालयाज और वेटलैंड्स की मिट्टी और पानी को एक साथ मिलाया गया। देखिए, ये जो ट्रेडिशन है, ये सीधा उनके विजन को दर्शाता है। और इसे प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी से भी प्रेरित बताया जा रहा है। मैं सोच रही थी कि प्राचीन ज्ञान को आज के आधुनिक विज्ञान के साथ कैसे जोड़ा जा रहा है। इसे समझने के लिए हमें वन हेल्थ के कॉन्सेप्ट को देखना होगा। ये यूनिवर्सिटी सिर्फ जानवरों के इलाज के लिए नहीं है। तो फिर इसका मुख्य फोकस क्या है? यहाँ यूजी पीजी प्रोग्राम्स होंगे, जिनमें जेनेटिक्स, एपिडेमियोलॉजी और सबसे जरूरी वन हेल्थ पढ़ाया जाएगा। वन हेल्थ का मतलब है कि मानव, पशु और पर्यावरण का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अच्छा, मतलब आप इन्हें अलग-अलग करके नहीं देख सकते। बिल्कुल नहीं। अगर पर्यावरण बीमार है, तो उसका असर जानवरों पर पड़ेगा और फिर इंसानों पर। इसीलिए वो ऋग्वेदिक ट्रेडिशन निभाई गई, जहां अलग-अलग इकोसिस्टम्स की मिट्टी मिलाई गई। ये प्राचीन भारत के समग्र दृष्टिकोण और आधुनिक कॉन्जर्वेशन पॉलिसी का एक बेहतरीन संगम है। ये तो वाकई ग्लोबल लेवल पर एक बड़ा कदम है। अब गुजरात की ही बात हो रही है, तो वहां से व्यापार जगत की भी एक बड़ी खबर है। मुंद्रा पोर्ट वाली खबर, राइट? हाँ, गुजरात का मुंद्रा पोर्ट अब भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब बन गया है। उन्होंने एक ही शिपमेंट में 6000 वाहनों का निर्यात किया है। 6000 वाहन एक साथ! ये लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। बिल्कुल, संख्या सुनकर ही बहुत बड़ा लगता है। तो क्या ये दिखाता है कि भारत अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक प्रमुख ग्लोबल कॉम्पिटिटर बन गया है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में कारों को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको वर्ल्ड क्लास पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। और मुंद्रा पोर्ट तो अदानी पोर्ट्स द्वारा संचालित है ना? जी। और स्टैटिक जीके के नजरिए से याद रखें कि ये कच्छ में स्थित है और ये इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो ये जो अचीवमेंट है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि हमारी जो एक्सपोर्ट आधारित अर्थव्यवस्था है, उसकी रीढ़ अब काफी मजबूत हो चुकी है। बिल्कुल। चलिए, एक्सपोर्ट की बात हो गई, अब जरा इंपोर्ट और पड़ोसी देशों के साथ सहयोग की बात करते हैं। इंडिया भूटान संबंधों की तरफ जी। भारत और भूटान ने पुनसांक्षु 2
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए एक टैरिफ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। ये प्रोजेक्ट दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशंस के लिए बहुत क्रिटिकल है। अक्सर कहा जाता है ना कि भूगोल ही भाग्य है। जी, भूटान के पहाड़ ही शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। भूटान की जो माउंटेनस ज्योग्राफी है वो हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए एकदम परफेक्ट है। क्योंकि वहां नदियों का बहाव बहुत तेज होता है। हाँ, और वो अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा बिजली बनाते हैं। यही बिजली फिर भारत खरीदता है, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है। और इससे भूटान की अर्थव्यवस्था भी चलती है। जी, अगर हम उनके रिश्तों के इतिहास को देखें तो 1949 में दोनों देशों के बीच ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई थी, जिसे बाद में 2007 में रिन्यू भी किया गया था एकदम से। और परीक्षा के लिए ये भी याद रखना चाहिए कि भूटान की राजधानी थिम्फू है और उनकी जो करेंसी है नुनगुल्ट्रम, वो भारतीय रुपए से जुड़ी हुई है। तो अर्थव्यवस्था और भूगोल का ये कनेक्शन काफी गहरा है। अब अगर भूगोल के साथ इतिहास को भी जोड़ दें तो ग्रीस से एक बड़ी खबर आ रही है। हाँ, वहाँ बहुत सी नई पुरातात्विक साइट्स मिली हैं। जी, पुरातत्वविदों को ग्रीस में 200 प्राचीन आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिली हैं। बताया जा रहा है कि इनमें 6000 वर्षों का ह्यूमन हिस्ट्री छिपा है। 200 साइट्स एक साथ मिलना, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं भी यही सोच रही थी। इतनी विशाल खोज से हमें एंशिएंट ट्रेड रूट्स के बारे में क्या नया पता चल सकता है? देखिए, जब इतनी साइट्स मिलती हैं ना, तो वो हमें उस समय के सेटलमेंट पैटर्न्स के बारे में बताती हैं। ये सब एजियन सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, जो कि ग्रीस के इतिहास का बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल, ये साइट्स हमें बताएंगी कि प्राचीन काल में व्यापार कैसे होता था और बस्तियां कैसे बसी। ग्रीस की राजधानी एथेंस है, ये तो हम जानते ही हैं। और ग्रीस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के मामले में भी अग्रणी देशों में से एक है। सही कहा। ये खोज मानव सभ्यता को समझने के लिए खुली किताब की तरह है। चलिए, अब प्राचीन इतिहास से सीधे भविष्य की रक्षा रणनीति की ओर छलांग लगाते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। हाँ, बेंगलुरु में रण संवाद 2026 का आयोजन हुआ। ये एक ट्राई सर्विस सेमिनार था जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने हिस्सा लिया। और इसके मुख्य विषय क्या थे? इसका फोकस मल्टी डोमेन वॉरफेयर, साइबर सिक्योरिटी और जॉइंट ऑपरेशंस पर था। देखिए, ये जो शब्द है ना, मल्टी डोमेन वॉरफेयर, ये भविष्य के युद्ध की सच्चाई है। मतलब युद्ध अब सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। अगला युद्ध जमीन, हवा, पानी और साइबर स्पेस सब जगह एक साथ लड़ा जाएगा। इसी इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने के लिए ही तो 2019 में CDS का पद बनाया गया था। हाँ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और इसी इंटीग्रेशन की कड़ी में अंतरिक्ष भी एक नया मोर्चा बन रहा है। ISRO ने गगनयान मिशन के लिए अपना IADT-02 टेस्ट सफल कर लिया है। इंटीग्रेटेड एयरड्रॉप टेस्ट, राइट। ये बहुत क्रिटिकल टेस्ट है। जी, इसमें क्रू मॉड्यूल की सेफ लैंडिंग कैपेबिलिटी जांची गई। हाँ, क्योंकि अंतरिक्ष में जाना एक बात है, लेकिन वहां से सुरक्षित वापस आना सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, इसमें पैराशूट डिप्लॉयमेंट और वाटर रिकवरी मैकेनिज्म का बहुत अहम रोल था। देखिए, जब कैप्सूल वापस आता है तो पैराशूट्स का सही समय पर खुलना जरूरी है, और जब वो समुद्र में गिरे तो वाटर रिकवरी मैकेनिज्म उसे डूबने से बचाता है, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा सके। और हमें याद रखना चाहिए कि गगनयान भारत का फर्स्ट मैन्ड स्पेस फ्लाइट है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। और इसका संचालन कहाँ से हो रहा है? ISRO HQ से, जो कि बेंगलुरु में ही है। बिल्कुल। अब रक्षा और तकनीक के बाद जरा उन नियुक्तियों पर नजर डालते हैं जो ग्लोबल और नेशनल लेवल पर संस्थाओं को दिशा दे रही हैं। हाँ, कुछ बहुत अहम नियुक्तियां हुई हैं हाल ही में। शुरुआत करते हैं के सत्यनारायण राजू से, जिन्हें IDPIC का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। IDPIC यानी इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन। जी, क्या हम कह सकते हैं कि आज के डिजिटल दौर में ये संस्थाएं हमारी वित्तीय सीमाओं की रक्षा करने वाली डिजिटल सेना है? बिल्कुल कह सकते हैं। इनका मुख्य काम डिजिटल पेमेंट फ्रॉड डिटेक्शन है। क्योंकि फिनटेक सिक्योरिटी आज के समय में बहुत क्रिटिकल हो गई है। एकदम सही। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो नबील फहमी को अरब लीग का नया सेक्रेटरी जनरल चुना गया है, जो जुलाई 2026 में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। हाँ, और स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि अरब लीग की स्थापना 1945 में हुई थी, जिसका HQ कायरो में है और इसमें 22 मेंबर्स हैं। सही। इसके अलावा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत की तरफ से भी एक अच्छी खबर है। जी, प्रीति सरन को UNCACR के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है, जो कि कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स है। ह्यूमन राइट्स के एग्जाम एंगल से ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और एक कॉर्पोरेट नियुक्ति भी है।
अभिनेता रणबीर सिंह को जिंदल स्टेनलेस का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए, ये तो हो गई आज की ताज़ा खबरें। लेकिन आज की तारीख यानी 13 अप्रैल का अपना एक बहुत गहरा इतिहास है। हाँ, 13 अप्रैल का दिन भारतीय इतिहास में कई मायनों में दर्ज है। बिल्कुल, ये दिन बैसाखी का भी होता है। लेकिन अगर हम 1699, 1919 और 1984 को देखें तो ये आस्था, त्रासदी और अदम्य साहस तीनों का प्रतीक है। बहुत खूब कहा आपने। परीक्षाओं में इन तीनों घटनाओं को 13 अप्रैल की तारीख के साथ जोड़कर पूछा जाता है। तो 1699 से शुरू करते हैं। जी, 1699 में इसी दिन वैसाखी के अवसर पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और फिर ठीक 220 साल बाद 1919 में 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ अमृतसर में, जहां जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थीं। और इसके बाद अंग्रेजों ने जो जांच समिति बनाई थी उसका नाम था हंटर कमीशन। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और फिर आता है 1984 का साल। हाँ, 1984। इसी दिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था। सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण के लिए, जिसे वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड कहा जाता है। बिल्कुल, वहां का जो सामरिक महत्व है वो अतुलनीय है। इतने दुर्गम हालात में सेना का वो अभियान वाकई अदम्य साहस की निशानी है। सच में, इतिहास के इन पन्नों को याद रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। ऐसे ही रोजाना करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने मित्रों और साथियों के साथ अवश्य साझा करें। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।